कितने मीम आते हुए उसके ऊपर। बोले भाई मेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ क्यों घूम रही है? बोले भाई छोड़ ना, 26 में तो दुनिया ही खत्म है, क्या करेगा? बोला हाँ भाई बात तो सही, छोड़ फिर रहने दे। कुछ भी आ रहे भाई। मतलब पढ़ाई करके क्या ही करोगे, 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में दुनिया खत्म है, आज के लेक्चर है। आज के लेक्चर का नाम होगा 26 में दुनिया खत्म है। घर पे सो जाओ, 26 में दुनिया खत्म भाई। क्या बोल रहे हो? तुम लोग मत सो जाना भाई अभी क्लास में। क्या बोल रहे हो? मीम दिखाऊं? मीम तो दिखा देंगे तुम लोगों को। मीम देखने में क्या बुराई है? मीम तो देखनी चाहिए। भाई उसको कहाँ कहाँ जोड़ दिया, डोरेमोन वीरोमोन के साथ जोड़ दिया उसको। वो डोरेमोन वाला सीन जोड़ दिया, मैं बोला भाई किस कौन इतना दिमाग लगाता है भाई। डोरेमोन के अंदर वो एक एपिसोड है, उसके अंदर बोलता है ना सुनियो दुनिया खत्म होने वाली है, वो उसी साथ जोड़ दिया उसको। कुछ भी कर रहे हो भाई, लोगों का दिमाग कहाँ का चलता है। इतना लिखो सब आ जाता है भाई। ये मेन मीम है वो।
देखेंगे। तो मैं लिखवा लिखवा के आपको सारे एग्जांपल देता हूँ, आपको सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कैटलिस्ट वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। सबसे पहले आता है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या बनाने के लिए काम आता है? अमोनिया। किसके लिए बनाने का काम आता है? अमोनिया। इसमें अमोनिया बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया जानते हो तुम लोग क्या होता है? NH3। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। जब हैबर्स प्रोसेस है ना, हैबर नाम के बंदे ने जब ये बनाया अमोनिया, ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। आप लोग बायोलॉजी में भी इसको पढ़ोगे, है ना, हैबर्स प्रोसेस के बारे में। क्या होता है हैबर्स प्रोसेस? क्या करता है, आपको अमोनिया बनाने में हेल्प करता है। और अमोनिया बनाने से हम क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिकॉज हमारे पास सॉइल में नाइट्रोजन की क्या है, कमी है। बट अर्थ में जो एनवायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन बथेरा पड़ा है। एनवायरमेंट में कितना नाइट्रोजन है? 78% जो है आपका एयर क्या है, नाइट्रोजन है। इजंट इट? और इतना एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है, बट सॉइल में नाइट्रोजन क्या है, कम। एनवायरमेंट का नाइट्रोजन वेस्ट है, यूजलेस है, कुछ काम का है क्या एनवायरमेंट का नाइट्रोजन? नहीं। बट अगर आप देखोगे तो क्या बोल सकते हैं, यूजफुल क्या है ज्यादा आपका? सॉइल का नाइट्रोजन। और सॉइल में नाइट्रोजन क्या है, कम। तो उसको एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को सॉइल में कैसे डालें? ठीक है। तो उसके लिए क्या, बिकॉज एनवायरमेंट का नाइट्रोजन तो क्या है आप लोग का, ये है, क्या बोल सकते हैं, गैस है। तो सबसे बेस्ट काम क्या किया, हैबर्स प्रोसेस। क्या लिया? हैबर्स प्रोसेस। हैबर जी ने क्या काम किया, बोला कि भैया एक काम करता हूँ, N2 लेता हूँ, उसको मिक्स करता हूँ H2 के साथ। किसके साथ मिक्स करूंगा? H2 के साथ। और N2 और H2 को मिक्स कर दिया, और साथ में जो है यहाँ पे क्या बन गया आपका, अमोनिया। समझ में आया? और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लगेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन, आयरन लगता है एज ए कैटलिस्ट। और मॉलिब्डेनम एज अ, क्या बोल सकते हैं ये, तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा आयरन। ठीक है। तो आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। आज प्रमोटर क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, उसके बारे में डिफरेंस समझते हैं। तीन चीज होती है ना। क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, प्रमोटर होता है, और क्या होता है, पॉइजन होता है। तीन चीजों का मतलब बताता हूँ मैं, हाँ सुनो क्या होता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड करना। ठीक है। मान लेते भैया, कौन है कौन है कौन है कौन है वो, कौन है वो, सही नाम, तेरा नाम क्या बेटा? संकल्प। संकल्प की बात करेंगे। संकल्प मान लो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। और एक दिन जो है इंटर एक मैच है उसके अंदर जो है क्रिकेट खेल रहा है। और क्रिकेट खेलने वाले मैच के अंदर जो है उस दिन उसकी जो है क्या बोलते हैं, वाइफ भी उधर आई है मैच देखने के लिए। ठीक है। तो वाइफ आ जाती है मैच देखने के लिए, तो संकल्प और अच्छा खेलने लग जाता है। क्लियर है? बताए वाइफ आई है तो, है ना, उसको देख के जो है क्या बोलते हैं और अच्छा खेलता है। देखो विराट कोहली को खेलता है एज इट। तो सेम ये बहुत ज्यादा अच्छा खेलने लग जाता है। क्लियर हो गया? तो वो वाइफ कैसे हो गई, एज अ कैटलिस्ट। वाइफ कैसे एक्ट करेगी, एज अ कैटलिस्ट। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। क्लियर। और उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, मान लो इसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पे आई है मैच देखने के लिए। ठीक है। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पे मैच देखने आई है, वो जो है बाजू वाले स्टैंड में बैठी हुई है। ठीक है। वो उसको देख के ये और अच्छा खेलने लग जाता है। वो कैसे एक्ट करेगी, प्रमोटर। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, प्रमोटर क्या करता है, उसकी हेल्प करता है और फास्ट करता है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। फिर एक है ना, तो ये समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब एक होता है पॉइजन। एक क्या होता है, पॉइजन। ठीक है। कोई मान लो कि भैया वहां पे पहुंच जाता है सार्थक, और सार्थक जाके बता देता है उसकी वाइफ को कि उसकी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को बताया इसकी वाइफ है। तो क्या होता है, और दोनों मिल लेते हैं। तो अब तुमको लगता है उन दोनों को साथ में रख के सार्थक खेल, ये सॉरी संकल्प खेल पाएगा? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, पॉइजन। तो रिएक्शन की बुरी वाट लग जाती है। तो प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की हेल्प करता है रिएक्शन को और ज्यादा फास्ट करने में। समझ में आएगा? जैसे एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सही है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। फिर उसी के साथ क्या होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। को एंजाइम्स क्या करते हैं, है ना, को कैटलिस्ट होते हैं। को कैटलिस्ट मतलब साथ में और हेल्प करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, प्रमोटर क्या करता है, रिएक्शन को और ज्यादा फास्ट करता है, कैटलिस्ट की हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो अमोनिया हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, बट रिएक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की। अगर इन दोनों को नॉर्मली रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन बहुत लंबा चलेगा। मतलब 10 घंटे बाद कोई थोड़ा सा अमोनिया बनेगा। पर इसको अगर क्या बोलते हैं फास्ट अप करना है, तो क्या डाल देंगे हम लोग, आयरन और मॉलिब्डेनम। याद रहेगा सब लोग को? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है, और अमोनिया जो है क्या बोलते हैं उसी का यूज करके हम सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। और हमारे क्या बोल सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेके आया है ना। बट ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखोगे, ये आज हमारे पास बहुत सारा क्या बोल सकते हैं, हम इजीली खेती कर सकते हैं। और द प्रॉब्लम हियर इज, ये अमोनिया के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्लियर है? सबसे पहला साइड इफेक्ट, हेयर फॉल।
आप जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का आप हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम से देख रहे होंगे कि सभी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। खुश हो गए, याद ना बोले सर आपको कैसे पता चला, है ना। तो आप देखोगे सभी लोगों को, बॉयज को गर्ल्स को, सभी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने लग जाती है, बहुत जल्दी जो है क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे व्हाइट हेयर्स आने लग जाते हैं। क्लियर। तो ये ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर फूड। नाइट्रोजन जो होता है तुम्हारा, अमोनिया जो होता है, वो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। क्लियर। अगर आप देखोगे जितने भी शैम्पूज आते हैं, ये कलर डाई आते हैं, हेयर डाई, हेयर डाई के ऐड में आपने देखा होगा ये अमोनिया फ्री सॉल्यूशन लिखा होता है उस पे। क्योंकि अमोनिया हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। क्लियर है। अब आप अमोनिया से तो हेयर डाई में बच जाओगे, शैम्पू में बच जाओगे, बट आप जितना भी खाना खाते हो सभी के अंदर अमोनिया है। बिकॉज सारा ग्रेन, सारा फ्रूट, सारा वेजिटेबल्स, सब क्या डाल के उगाए गए? अमोनिया से। समझ में आएगा। और ये अमोनिया की वजह से हमारे बाल क्या हो रहे हैं? खराब। इसलिए आजकल अभी क्या लोग बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाओ। इसलिए आप देखते हो ऑर्गेनिक टोमेटोज मिलते हैं, ऑर्गेनिक जो है दाल मिलती है, ऑर्गेनिक चीजें लोग खाने लगे। इनऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें अमोनिया और ये सब कंटेंट हो, है ना। क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें ऑर्गेनिक खाद का यूज किया गया हो। समझ में आएगा। नेचुरल तरीके से जो काउ डंक हो गया, या फिर क्या बोलते हैं फीकल मैटर हो गया, उसका बनाया हुआ जो ये होता है, क्या बोलते हैं, मैन्यूर होता है, उसका यूज करते हैं खेती करने के लिए। वो ऑर्गेनिक में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये इनऑर्गेनिक का क्या बोलते हैं, मैटर्स का प्रॉब्लम होता है, जो सॉलिड रॉक्स होते हैं, इनका प्रॉब्लम होते हैं। क्लियर। तो कहने का अर्थ ये कि क्या बोल सकते हैं, अमोनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अमोनिया से तो जहां पे खेती में जो है क्या बोल सकते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है 10 आम उगा पा रहा था, अमोनिया के आने के बाद उस सेम खेती के एरिया के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, एक ही खेती को यूज करके, एक ही उतनी सी लैंड को यूज करके वो वहां पे 100 आम उगा सकता है। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने एक जगह पे खेती की, थोड़े टाइम बाद सॉइल का नाइट्रोजन चले जाता है। फिर उसके बाद फिर से नाइट्रोजन, फिर उस जगह पे उतनी खेती नहीं होती। सेकंड टाइम करोगे तो थोड़ी खेती होगी वहां पे, इतना अच्छे से, बिकॉज सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है। बट अभी खाद आ गई तो खाद डाल देते हैं, खाद डालने से क्या हो जाता है, बहुत सारा नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है। तो सॉइल का तो इसलिए उसी जगह पे आप बार बार खेती कर सकते हो। पहले ऐसे नहीं होता था। मेरे नाना के जमाने में, मेरे नाना हमको बताते हैं, मैं क्या करते थे, मान लो एक जगह पे खेती किया, खेती में कटाई होने के बाद क्या करेगा, वो जो गांव के मेंबर्स है वहां के, या घर के जो लोग हैं, वो लोग और गाय जो है इजंट इट, वो सारा वॉशरूम जो है वो वहीं पे करेंगे। तो पहले वॉशरूम का कंसेप्ट नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे गाँव में, और सब जल्दी उठते थे, तो जो है व्हाट दे विल डू इज कि वो अपना एक एक लोटा लेके जाएंगे, और सुबह जाके टाइम टू टाइम सभी लोग वहां पे मार्किंग करके आएंगे। ठीक है। और उसके बाद जिसको ऊपर डाल, तो उससे क्या होता था, ऑर्गेनिक ये बनते थे। क्लियर हो गया। फिर काउ डंक हो गया, काउ डंक का यूज करके, फिर उसके बाद जो है वर्म्स का यूज करके, जो वर्म्स होते हैं वो भी अच्छा नाइट्रोजन क्या बोल सकते हैं, सॉइल इरोजन कराते हैं। तो ये सब चीजें जो है क्या बोल सकते हैं, कहने का अर्थ है, इनसे नेचुरली होता था। बट अभी क्या कर दिए, पाउडर्स आ गए, खाद डाल दी, और उससे जो है सॉइल का नाइट्रोजन तो रिटेन हो जाता है, बच जाता है, बढ़ जाता है। बट क्या बोल सकते हैं, खाने की क्वालिटी और सब चीजों में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। देखो साइंस कितना ब्यूटीफुल है, कितनी सारी चीज समझने के लिए। केमिस्ट्री पढ़ते तो कितनी सारी चीजें समझ में आती है। तो बढ़ते आगे, समझ में आया सब लोग, अमोनिया हैबर्स प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा होता है, आयरन और मॉलिब्डेनम। क्लियर हो गया। सेकंड बात करेंगे, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, दैट इज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इजंट इट, ये प्रोसेस में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाते हैं। इसमें क्या बनाएंगे, H2SO4। अब इसका रिएक्शन रिएक्शन तो छोड़ दो, इसकी रिएक्शन रिएक्शन ऐसा होता है कि SO2 जो होता है तुम्हारा, उसको SO3 में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है। SO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, SO3 में कन्वर्ट करेगा। तो उसका जो काम होता है, इसमें जो है कैटलिस्ट लगता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है, तो रिएक्शन नहीं याद रहेगी तभी भी चलेगा। आपको नाम याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोला मैंने? आपको इतना पूछेंगे एग्जाम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट, ये रिएक्शन मत याद रखना, रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा आपको, है ना। कभी कभी रिएक्शन दे देते हैं तो पूछ लेते हैं, बट आप लोग खाली इतना याद रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन था, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। वैनेडियम पेंटॉक्साइड। रिएक्शन नहीं याद रखोगे तभी चलेगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, वो सब अभी देखते जाएंगे कि देखते जाओ। निकेल का यूज होता है हाइड्रोजनेशन में, किसमें यूज होता है, हाइड्रोजनेशन। हमने रिएक्शन देखे, ये थी कौन सी वाली, विल्किंसन कैटलिस्ट वाली, याद है क्या, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। वैसे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने का। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया। हाइड्रोजनेशन, इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन निकेल किंवा पैलेडियम किंवा प्लॅटिनियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट।
इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप लोग कन्वर्ट करते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। याद रखना, क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, समझ में आएगा। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो देखो ये डबल बॉन्ड हटा दी मैंने, और इसके यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्शन में निकल पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया, तो और क्या क्या देखते जाते हैं इसमें, क्या क्या दिए हुए, कैटलिस्ट सॉलिड सरफेस, ये तो हो गया। मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। यस, और एक है, आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, इज इट, ये भी देखेंगे सीधे। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट। जो आयोडाइड और परसल्फेट की रिएक्शन होती है, इज इट, आयोडाइड मतलब आयोडीन माइनस, परसल्फेट मतलब H2O8 का, इसकी जो है, इस रिएक्शन को भी कैटलाइज करने के लिए क्या लगता है, आयरन +3। तो ये एक चीज है, इसको भी लिख लेंगे, तो लास्ट ये है, Fe+3 कैटलाइजेस। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, आप लोग याद रखना, और एग्जांपल्स आएंगे आगे, वो आगे और पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एग्जांपल्स आने वाले आगे, तो इसी में लिखवा देता हूँ उसको भी, कुछ नहीं होता। आगे आएंगे एग्जांपल, उनको आगे वालों को यहीं लिख देते था, काम है, बार 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 कौन पढ़ते रहेगा। ठीक है, तो देखो आयोडाइड की रिएक्शन पर सल्फेट के साथ होती है, उसको कौन कैटेलाइज करता है, आयरन। ये भी याद रख लेना, बढ़ता है, और कुछ है मैं लास्ट में से दिखाता हूँ, लास्ट में आएंगे डीएनए ब्लॉक के, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो भी एक साथ लिखते हैं, वैकर, वो सब भी लिखवा देता हूँ हम लोग को, वैकर कैटेलिस्ट एंड ऑल सब। यस, सो सी दिस, क्या बोला है तुम लोगों को, TiCl4 एंड AlCH3, ये जिगलर नाटा कैटेलिस्ट होते हैं, जिगलर कैटेलिस्ट होते हैं, उसके अंदर काम आते हैं, जिसमें क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। थैली पता है तुम लोग यूज करते हो, थैली, दुकान में जाते हो कुछ भी सामान लेते हो, क्या बोलते हैं, भाई थैली दे दो, पॉलीथीन दे दो। तो पॉलीथीन जो होता है जनरेट, उसको बनने के लिए कौन सा कैटेलिस्ट लगता है, जिगलर नाटा। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट क्या होता है, TiCl4 और AlCH3। क्लियर हो गया थ्राइस। और तो ये लिख लेंगे हम लोग, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। इसका पूरा नाम जिगलर नाटा कैटेलिस्ट होता है, एनसीईआरटी सिर्फ जिगलर लिखती है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर कैटलिस्ट क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ थैली, पॉलीथीन। बहुत बढ़िया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यस, मेरे को बताओ वो वाला कैटलिस्ट कौन सा था, जिसमें जो यूज किया था हम लोगों ने, विल्किंसन कैटलिस्ट, याद है आप लोगों को, किसका था, कौन सा मेटल था विल्किंसन कैटलिस्ट में, बताओ। रोडियम, कौन सा मेटल था, रोडियम वाज यूज्ड एज अ मेटल। आयरन कैटलाइजेस हैबर्स हो गया, निकल हाइड्रोजनेशन हो गया। वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस में क्या दिया है, इथाइन टू इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, PDCl2। वैकर्स प्रोसेस।
नेक्स्ट है वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस में क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, आप लोग पढ़े होंगे अगर ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पता होगा। अल्डिहाइड करके एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्डिहाइड को अल्कीन या अल्काइन में कन्वर्ट करने का काम, अल्काइन होगा क्या लिखा, अल्काइन लिखा होगा। कहाँ गया, इथेनॉल टू, इथाइन टू इथेनॉल, सॉरी इथाइन, उल्टा उल्टा उल्टा, अल्काइन दैट इज इथाइन। ये वैकर्स प्रोसेस, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत पूछते हैं, जिगलर नाटा और वैकर। यस। तो ये इतने सारे एग्जांपल्स है कैटलिस्ट के, मैंने आपको जितने लिखवा के दिए, कितने लिखवाए हैं, छह। छह के छह आपको एज इट इज याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जांपल्स डायरेक्टली आ जाए, इन छह में से कोई भी आपको पूछ लेंगे कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, सारे कैटलिस्ट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। सिक्स मैंने बताए हैं, सिक्स के सिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन सा बताया, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस में क्या बनता है, अमोनिया। कैटलिस्ट क्या होगा तुम्हारा, आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है। सेकंड है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं हम लोग, और इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ बना रहे हो? तो SO3 बना, इसको आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बनता है, बट उसके एक स्टेप में, चार पांच स्टेप है उसमें, चार पांच स्टेप में से एक स्टेप के अंदर कैटलिस्ट लगता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। इसमें डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन ऐड करके। Fe3, Fe+3 act as a catalyst in the reaction of iodide and persulfate, परसल्फेट और आयोडाइड की रिएक्शन में Fe+3 act as a catalyst। जिगलर कैटलिस्ट या जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, टिटेनियम और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और लास्टली वैकर्स प्रोसेस में, जिसमें अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उसमें PDCl2 पैलेडियम बेस्ड कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये सारे कैटलिस्ट आप लोग को याद रखने, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करा, जब तक लिखना है तो लिख सकते हो।
करो। हाँ बताओ। वैकर का क्या है बताओ। PDCl2। जिगलर नाटा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। डाइकॉन 2। हाँ तो ये डाइकॉन है, ये आगे तुम लोग पढ़ोगे पी ब्लॉक के अंदर। डाइकॉन प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? क्लोरीन। क्लोरीन बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें जो है कॉपर क्लोराइड यूज होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होता है। ठीक है। कर लोगे? समझ में आया कैटलिस्ट वाला पार्ट? तो होपफुली सबको कैटलिस्ट वाला पार्ट समझ में आया हो। अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इंटरस्टिशियल हो गया, कैटलिस्ट हो गया, एलॉय हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स तो पढ़ाने की चीज नहीं, कलर पढ़ा देते तुम लोगों को। फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, कलर बचा है। और मैग्नेटिक नेचर तो तुमको ऑलरेडी पता है, आता ही है। मैग्नेटिक में थोड़ा बहुत बताना है। ठीक है, रंग देखेंगे। कलर। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में कलर कैसे आते हैं। कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखेंगे, कलर का क्या रीजन होता है, क्या नहीं होता। तो रीजन सबसे पहले देखेंगे, कलर का रीजन क्या होता है। पहले तो समझना है। मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड। ठीक है, कलर होते हैं। अब कलर का रीजन क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम का मतलब सारे कलर नहीं होते। सही है ना? मोस्ट ऑफ देम का मतलब क्या है? मैक्सिमम हो सकते, सारे कलर्ड होंगे क्या? कुछ है ना, कुछ कलरलेस होंगे। कैसे समझेगा सर कौन से कलर वाले कौन से कलरलेस है? अभी समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है रीजन। कलर का रीजन समझना पड़ेगा हम लोग को। रीजन फॉर कलर। ट्रांजिशन मेटल के लिए कलर का क्या रीजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट द रीजन। रीजन पहला एकदम अच्छे से आपको पता है, क्या बोला? DD ट्रांजिशन। यस, पहला कलर का रीजन क्या है? DD ट्रांजिशन। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, याद है आपको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्प्लिट। स्प्लिट होने के बाद क्या आ जाता है? कलर आ जाता है। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो जो जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डी ट्रांजिशन। क्या होगा? अब डी ट्रांजिशन की कंडीशन की थी, क्या कंडीशन थी बताओ जरा? डी ट्रांजिशन की, D0 रहा और D10 रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कलरलेस। याद है आपको? D0 एंड D10 कलरलेस, या फिर व्हाइट कलर बोलेंगे। समझ में आएगा? कलरलेस मतलब व्हाइट होता है। और अगर D1 टू D9 है तो कैसे होंगे? कलर्ड। याद रहेगा सब लोगों को? पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन देखेंगे, एक अकेला रीजन नहीं है। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं इसके, क्या एग्जांपल्स है।
उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉपर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉपर +2 में ब्लू कलर होता है, कौन सा कलर होगा? मैंगनीज जो होता है तुम्हारा, मैंगनीज जब +2 में होता है उसका बफ पिंक कलर होता है। बफ कलर या फिर फ्लैश कलर। फ्लैश कलर समझ में आता है? फ्रेश नहीं, बच्चे लोग बोलते हैं फ्रेश होता है। फ्लैश, फ्लैश मतलब तुम्हारे क्या बोलेंगे फ्लैश को, क्या बोलते हैं हमारा हिंदी मराठी में? मांस, मांस। इजंट इट? हाँ, मांस जैसा होता है, इजंट इट? अगर मान लो कि क्या बोल सकते हैं, तो चिकन देखे होंगे, तो चिकन को जब कट करने के बाद जो है उसको जब पूरा वाटर से उसका ब्लड वॉश कर देते हैं, तो आप देखो कैसा कलर का दिखाई देता है, एकदम लाइट पिंक, सही का? तो उसे बोलते हैं फ्लैश पिंक, समझ में आएगा? तो मैंगनीज का कलर कैसा होता है, मैंगनीज 2+ का? फ्लैश पिंक या बफ पिंक, फ्लैश पिंक या बफ पिंक। क्लियर हो गया? कॉपर का ये सब मैं लिखवा के दूंगा तुम लोगों को, अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं बाद में सारे आयंस के कलर लिखवा के दूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कलर लिखवा के दूंगा याद रखने के लिए। तो पहला कलर होता है, पहला चीज होता है डी ट्रांजिशन। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड एग्जाम, सेकंड रीजन क्या है? अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं ना जिनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसके अंदर जो है क्या बोलते हैं D0 होगा या फिर क्या होगा D10? D0 है, क्या होगा? तो अगर मान लो किसी के अंदर D0 है और D10 है, मतलब डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर डी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें डी ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। और उसके बावजूद भी अगर वो कलरफुल है तो उसका कलर होने का कुछ रीजन अलग होगा, सही है? अगर डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो पक्का क्या आना चाहिए, कलरलेस। समझ में आया? बट उसके बावजूद भी अगर वो उसमें कलर है तो उसका कलर का रीजन कुछ अलग है, उसी को हम लोग बोलते हैं LMCT। क्या बोलेंगे? LMCT, उसका कलर का रीजन होता है LMCT। LMCT का फुल फॉर्म होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, इसे हम चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन बोलते हैं, CT, है ना? चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्लियर हो गया? तो अगर किसी में क्या बोलते हैं ये नहीं हो रहा डी ट्रांसफर, उसके अंदर फिर भी कलर है, तो उसका रीजन क्या होगा? LMCT। सर ऐसे कौन से एग्जांपल है, दो चार एग्जांपल मैं लिखवा के दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है? ध्यान से समझते जाएंगे, नींद आ रही है थोड़ा, तंबाकू आएगी? पढ़ते नहीं, बच्चों को नींद आती थी, वो क्या करते हैं पता नहीं, रूम पे और रात भर पिक्चर देखते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम पे सोते नहीं है, क्या प्रॉब्लम कैसे लोग? सो मत, ध्यान दो क्लास। ध्यान सुनो मैं क्या बताऊं। रंग आने का रीजन क्या है? डीडी ट्रांजिशन। सही है, ये मैं आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुका हूँ, रंग कैसे आता है, डीडी ट्रांजिशन से। क्लियर? बट अगर डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो फिर वहां पे रंग का रीजन क्या होगा? LMCT। LMCT मतलब लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके दो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनते जाना, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते जाओ। एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आगे आएंगे एग्जाम्पल, वापस आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल। पहला है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है? पर्पल, डार्क पर्पल कलर होता है, कैसा कलर होता है? डार्क। क्लियर? डार्क पर्पल होता है, KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑरेंज रंग का होता है। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो, अभी इनको एग्जाम्पल को याद मत करना, मैं भी बता रहा हूँ, अभी आप लोग याद करोगे नहीं, क्योंकि इनको मैं आगे एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभी दिमाग मत लगाना, अरे सर ने तीन एग्जाम्पल लिए, ये क्या, कौन कौन से, हमें कैसे समझेगा? कुछ मत दिमाग लगाओ, ये तीनों के तीनों आगे इतना पढ़ोगे कि अपने आप याद हो जाएंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी खाली लिख लो, खाली एग्जाम्पल के लिए। ठीक है? LMCT के तीन एग्जाम्पल होते हैं, अपने आप आगे समझ में आएगा, आगे इतना पढ़ेंगे इनको कि नींद में भी यही याद आएंगे। ठीक है? बहुत सारा पढ़ना है इनके बारे में। यस बच्चा पार्टी, अब सुनते जाओ मैं क्या बोलता हूँ। रंग का रीजन, रंग का रीजन पूछेंगे, क्या बोल के आओगे बताओ जरा, डीडी ट्रांजिशन, क्या बोलोगे? समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। बाकी तो आपको रंग के बारे में पता ही है, कलर जो दिखाई देगा वो एब्जॉर्ब नहीं दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलर कौन सा दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री, वो सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला रंग दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। और रंग आने का रीजन क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन। अब अगर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
अगर मैं एग्जांपल देखूंगा MnO4 का, कि MnO4 का, यहाँ पे Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखो कितना है कि MnO4 में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn? +7 आ रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अगर Mn के ऊपर यहाँ पे +7 है, तो मैं चेक करूंगा, देखो जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ KMnO4 है। KMnO4 पर्पल में लिखते रंग जो है तुमको याद रहेगा, बार बार देखोगे तो। यहाँ पे अगर मैं Mn की बात करता हूँ तो +7 में, अगर मैं Mn को +7 में लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 25 है, क्या आएगी? 4s2 3d5, ये होती है कि नॉर्मल। बट अगर मैं 25 ये +7 में लिखता हूँ, तो Mn +7 में आने के बाद क्या आ जाएगा? 4s0 3d0, सही है क्या? तो डी में जीरो इलेक्ट्रॉन हो गएगा। तो अगर डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है तो फिर कैसे पॉसिबल है? सही है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, लिगैंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? मेटल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है तुम्हारा? कलर आता है। तो इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन। क्या बोलेंगे? चार्ज ट्रांसफर। तो इनमें कलर आने का रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन होगा? चार्ज ट्रांसफर, या उसी को हम बोलेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। समझ में आया सब लोगों को? तो ये तरीके से जो है रंग आता है। सेम अगर एग्जांपल में देखूंगा K2Cr2O7 का, उसका भी एग्जांपल कुछ ऐसा ही है, आप देख लो। K2Cr2O7 निकालो जरा, क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, निकालो। +6 आ रहेगा। एक क्रोमियम पे कितना आएगा? +6। तो यहाँ पे अगर क्रोमियम पे +6 है, तो देखो जरा, क्रोमियम पे +6 लिखोगे तो कितना आएगा? 4s0 3d0, सही है क्या? फिर भी रंग आ रहेगा, यस। तो रंग आने का रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। समझ में आएगा? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्लियर? अब चार्ज ट्रांसफर के दो तरीके होते हैं। चार्ज ट्रांसफर के कितने तरीके होते हैं? दो। ठीक है, दूसरा वाला आपको नहीं पूछेंगे, आपको पहला ही पूछेंगे, इसलिए मैंने पहला ही लिखवा के दिया, ठीक है। दूसरे वाले आपको पूछते नहीं, बट नाम सुनने के लिए सुन लो बस खाली। देना एक और कौन सा होता है वो देखो। चार्ज ट्रांसफर के दो तरीके होते हैं, है ना। तो पहला वाला तो इंपॉर्टेंट था, दूसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसको बोलते हैं MlCT। इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या बोला? MlCT। नाम से समझ में होगा, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। ये भी चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन ही है, बट ये इतना काम का नहीं है ना। इसका कोई एग्जांपल, इसका कोई एग्जांपल आपको है नहीं। बोले सर हमको एग्जांपल क्यों नहीं बता रहे हो? एग्जांपल इसके अभी आपके काम के नहीं है ना, आपको समझ में आएंगे, इसके एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है। तो मैंने एक रंग के 3 रीजन बताए। तीन कौन कौन से रीजन बताए? चलो फटाफट बताओ। पहला क्या बताया? सेकंड क्या बताया? LMCT। तीसरा क्या बताया? MlCT। समझ में आएगा? बेसिकली दो ही रीजन होते हैं, एक तो डी ट्रांसफर है, दूसरा चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के दो फिनोमिनॉन है, LMCT और MlCT। LMCT होता है, MlCT होता नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। होते हैं बट जहाँ पे होता है वो बहुत खतरनाक कंपाउंड होते हैं, तुम्हारे काम के नहीं है ना मेरे काम के, ठीक है। LMCT के 3 ही एग्जाम्पल है, KMnO4, K2Cr2O7 और K2Cr। क्लियर हो गया क्या कैसे निकालना है? बस यही सब बातें थी। तो रंग के बारे में याद रखना भैया, रंग का जो रीजन है वो क्या बताया? DD ट्रांजिशन। और जो कलर दिखाई देता है वो कलर कौन सा दिखाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो याद रखना, कलर ऑब्जर्व्ड इज कॉम्प्लीमेंट टू एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? तो ये सारी बातें रंग के बारे में है। तो रंग के बारे में इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली, याद रहेगा सब लोगों को? इजी इजी है, कुछ ना का छाड़ है नहीं। फिर से एक बार देखेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनो। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजिशन आयन होते हैं, सबके सब कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे होते हैं, बहुत बढ़िया। अब रंग बिरंगे होने के बाद जो है, रीजन पूछेंगे, रीजन बताओ कलर का। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है डी ट्रांजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डी। मैक्सिमम लोगों में ये होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ में D0 होगा या D10 होगा ना, फिर भी उनके में कलर आएगा। ऐसे कुछ ही एग्जाम है, उनका आंसर क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का फिनोमेनन का नाम क्या पड़ा? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसके 3 एग्जाम्पल है, KMnO4, K2Cr2O7 और ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स अभी आपको आगे याद हो जाएंगे, आगे का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिर से इनको, ठीक है। रंग आता है कैसे। और एक रीजन होता है MlCT। क्लियर हो गया? तो ये रंग के रीजन थे, आपको बता दिया। बड़े आगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है, ये तो बता दिया। अब कलर देखो जरा, इतने सारे रंग दिख रहे हैं, ये सारे ट्रांजिशन मेटल आयन से, क्लियर है। अब इनके रंग का एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट आप लोग नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखोगे तो अच्छी बात होता है, आगे काम आएगा। आगे मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सॉल्ट एनालिसिस में मैं सब याद करवा के लूंगा आपसे, ठीक है। पर अगर आप अभी भी चाहो तो याद करना, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप याद कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो है,
वो है कॉपर। कॉपर प्लस टू ब्लू होता है, हमने बहुत बार देखा भी है, मैंने आपको रिएक्शंस में भी दिखाया है, isn't it? उस दिन मैं वो लेके घूम रहा था, याद है वो भी करवा रहा उस दिन। वो क्या था, कॉपर प्लस टू था, तो कॉपर प्लस टू का डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है कॉपर अमोनिया, याद है, क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। कॉपर टू होगा तो क्या होगा, डीप ब्लू, ब्लू कलर का होता है। बढ़िया। निकेल जी पे जब प्लस टू होगा, निकेल प्लस टू पे, निकेल प्लस टू ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर के बड़े सुंदर क्रिस्टल्स होते हैं। क्लियर है? तो बहुत सुंदर होता है निकेल प्लस टू। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है, आपको आपको एक आइडिया मिलेगा। लेकिन हम ये ट्राई करके देखेंगे, आई डोंट नो ट्राई होता है कि नहीं होता है। एक बहुत अच्छा वीडियो है, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? सबको समझ में आया?
ऐसे आप लोग जो है क्या बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कलर की बात हो गई। तो कलर ऑफ क्या बोलते हैं कंपाउंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। कलर के अंदर बता दिया क्या क्या नहीं था क्या नहीं था। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं, है ना। अब एक बचता है फेरोमैग्नेटिज्म, वो मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक नेचर में क्या आता है। वो फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं। मैग्नेटिक नेचर की इतनी सी बात है भैया कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होते। पैरामैग्नेटिज्म निकालने का तरीका था मैग्नेटिक का, क्या फॉर्मूला था हम लोग का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल्स टू, याद है, रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। सही है। और क्या था, यूनिट क्या था, बीएम, बोहर मैग्नेटॉन। तो हमने देखा था अगर एन की वैल्यू वन है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, याद है क्या आपको। एन क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको उठाओ लास्ट को, क्लास बेटा पढ़ने के लिए, सोने के लिए नहीं। यस। नंबर ऑफ, ये तो अब आपको अगर एन की वैल्यू वन है तो आंसर क्या आएगा, न्यू का 1.8, टू है तो 2.8, याद है आपको। ये सब तो पता है। तो मैग्नेटिक नेचर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पैरा और डाया। तो पैरा होता है और एक क्या होता है, डाया होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग को अच्छे से पता है। प्रॉब्लम आती है एक नए टाइप के मैग्नेटिज्म में, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, वो देखो जरा। दो टाइप के और मैग्नेटिज्म होता है, तीसरा टाइप का मैग्नेटिज्म होता है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा इसको समझने में। ऐसे तो बहुत डिटेल में टॉपिक है, ये आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको कम पढ़ाते हैं, यहाँ पर फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो ध्यान से सुनो। फेरोमैग्नेटिज्म आप पता नहीं बाकी लोग अलग अलग तरीकों से समझाते हैं ना, बट मुझे वो समझ में नहीं आते, गलत तरीके हो सब। सिंपल भाषा में बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है, इंग्लिश की डेफिनेशन को मारो गोली, सरल भाषा में मतलब होता है एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, है ना, पागलपन। समझ में आया। उसी को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। एक एग्जांपल देता हूँ, सब समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूँ, है ना। आप लोगों ने बचपन में चुंबक से खेले होंगे, मैग्नेट से खेले हो ना। ठीक है। चुंबक से खेलते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे आयरन का जो है क्या बोल सकते हैं, ये सब मान लो आपका मैग्नेट है, सही है। तो मैग्नेट में आप क्या करते हो, आयरन के जो नेल्स होते हैं, खीड़ा, खीले बहुत सारे डालते हो, खीले को चिपकाते हो, कभी किया ट्राई किया खीलों को चिपकाने का मैग्नेट से। बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो मैंने बहुत सारे खीले रखे और मैग्नेट को लगाया पास में, तो कैसे चिपकते हैं, ऐसे चिपकते हैं क्या। पहले एक या दो ही खीला ऊपर चिपकता है, सारे खीले ऊपर नहीं चिपकते, एक या दो ऊपर चिपकता है, उसके ऊपर बहुत सारे खीले चिपकते, देखे हो क्या, है ना। नहीं देखे। अरे ऐसे ही होता होगा यार, क्या पता नहीं तुम लोग देखे नहीं देखे। एक या दो ही खीले होते हैं जो ऐसे चिपके होते हैं, और उनके ऊपर दो तीन खीले ऐसे लगे होते हैं, देखे होगे आप लोग। हाँ। तो मेरे को बताओ, ये वाला जो खीला है ये मैग्नेट है क्या, नहीं। क्लियर हो गया। बट आप देखोगे ये वाला खीला मैग्नेट जैसे एक्ट करता है, सही है ना, बाकी वाले को चिपका गया। इसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, सही है, तो फेरोमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। कि क्या बोल, देखोगे आप कि ये आयरन जो है, नेल, आयरन की जो नेल है, ये क्या करती है, इतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाती है कि खुद ही क्या बन जाती है, मैग्नेट। इसे बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, समझे, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया क्या। इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म से प्यार की खुद ही क्या बन जाओ, एक मैग्नेट। क्लियर हो गया क्या। इसी को हम क्या बोलेंगे, फेरो मैग्नेटिज्म, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। याद रहेगा सब लोगों को, क्या बोला मैंने, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल आते हैं तीन। फीकोनी, क्या बोला, फीकोनी, क्या बोला, फीकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन जो होते हैं तुम्हारे, ये तीनों जो है कैसे होते हैं तुम्हारे, फेरोमैग्नेटिक। कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। और इन तीनों का साइज सेम होता है, साइज क्या होता है इन तीनों का, सेम। तो इन तीनों की अगर मैं साइज की बात करूंगा, तो साइज ऑफ फीकोनी इज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। साइज भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। क्लियर होगा क्या, बहुत बढ़िया। एंड दे डू नॉट फॉर्म अमालगम, क्या नहीं फॉर्म करेंगे, अमलगम। अमलगम पता है तुम लोगों को क्या होता है, बबल गम। दे डू नॉट फॉर्म अमलगम विथ मर्क्यूरी।
अब कोई भी मेटल होता है, वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाते हैं। कोई भी मेटल जब मर्क्यूरी से रिएक्ट करता है उसका क्या बनता है? अमलगम। समझ में आएगा? उसे क्यों क्या बोलेंगे हम लोग? अमलगम। बट ये तीन नहीं करते, ये याद रखना, बिकॉज इन लोग के पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये तीनों नहीं करते, ये याद रखने का। अमलगम बनता कैसे वो दिखा देते तुम लोगों को।